बजे के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। हर रोज हम 5 बजे यहाँ पर एक डिस्कशन करने आते हैं और आज इस डिस्कशन में मेरे साथी हर्षवर्धन सिंह और वहीं पर मेरे साथ ओजस मेहसोन मौजूद है। एक गेस्ट आए हैं आज हमारे साथ इस डिस्कशन में। आपको बता दें ये एक एनजीओ के प्रेसिडेंट है और इनके एनजीओ का नाम है रोट्रैक्ट। आज 27 फरवरी है और हर दिन 27 फरवरी को एनजीओ वर्ल्ड डे जो है वो मनाया जाता है। आखिरकार सब जानते हैं कि एनजीओ का क्या मकसद रहता है। हालांकि आजकल की बात करें जिस तरह से फेक चीज़ें भी सामने आ रही हैं तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एनजीओ पर विश्वास करने में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कि आखिरकार हम किस पर विश्वास करें, कौन सी एनजीओ सच्ची है और कौन सी झूठी है। वहीं पर इन सब पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं हर्षवर्धन से जानना चाहूँगी। हर्षवर्धन, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आज एनजीओ का वर्ल्ड डे है तो बिल्कुल तंदीप, आज वर्ल्ड एनजीओ डे है जो आज 27 फरवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और ये एक ट्रिब्यूट दी जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए अपना निस्वार्थ जो है योगदान दे रही हैं। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज हुआ था बाल्टिक सी एनजीओ फोरम में 17 अप्रैल 2010 को, और ये ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था बाय द फोरम्स फाइनल स्टेटमेंट रेजोल्यूशन इन 2012। यानी कि इस डे को एज ए ट्रिब्यूट मार्क किया जाता है उन सभी एनजीओज के लिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस अपने भाव से सोसाइटी को जो है अपना सहयोग दे रही हैं, अपना योगदान कर रही हैं और एक बेटर प्लेस बना रही हैं। और इसी के साथ हमारे साथ ओजस मेहसोन जो हैं वो मौजूद हैं। ये रोट्रैक्ट जो है एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, और इन्हीं से जानते हैं इनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में कि अभी तक इनकी एनजीओ ने किस तरह के काम किए हैं, किस तरह के इवेंट्स किए हैं और किस तरह लोगों की मदद की है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ओजस हमारे शो में। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी एनजीओ के बारे में विस्तार से बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, कि आप बिगिनिंग कैसी और अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका। तो हमारा एक क्लब इनॉग्रेट हुआ था 26 अगस्त 2020 एंड तब एक स्टार्टिंग थी। हमारे पास ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, हम 6 बच्चे थे, जो यूथ थी हमारी 6 बच्चों की टीम थी जो स्टार्ट किया था जब। बट अब हमारा 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है इस चीज़ को काम करते, लोगों के लिए काम करना, एंड जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम अपने एज ए यूथ उस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं या कुछ भी हम उसमें बेटरमेंट ला सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। एंड राइट नाउ हमारा लाइक 60+ मेंबर्स हैं एंड हमारे पास 35+ वॉलंटियर्स हैं हमारे ग्रुप में। सो हमारे अभी तक कुछ 12 प्रोजेक्ट हो चुके हैं अभी तक जिन्होंने हमारी टीम ने जो किए हैं, जिसमें से कि हम लेके चलते हैं जो पहला प्रोजेक्ट था तो उसमें हमने किया था, हम फीमेल्स के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो था, हमारा प्रोजेक्ट का नाम था मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव, जिसमें कि हमने क्या किया था कि जो एक्चुअली जो विलेज साइड होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको इतना उस चीज़ का आइडिया नहीं होता एंड उस चीज़ का पता नहीं होता कि क्या उस चीज़ की हाइजीन प्रॉपर एंड उसकी इतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो मेन हमारा मोटिव एक तो ये था कि उनको इस चीज़ की नॉलेज देना, अवेयरनेस क्रिएट करना उस जगह पे जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं होती है। तो वहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट की एंड वहाँ पे वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड्स सो दैट उनको इस चीज़ का एक तो समझ आए उस चीज़ में क्या एक प्रॉब्लम है जो वो जिस चीज़ को वैसे वो यूज़ करते थे। तो एक हमारी ड्राइव रही थी मेंस्ट्रुअल हाइजीन ड्राइव। देन उसके बाद हमने एनवायरनमेंट के लिए एक प्लांटेशन ड्राइव की थी इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जिसमें कि हमने क्या किया था, हम एक्चुअली घरों से बाहर तो जा नहीं सकते थे लॉकडाउन में। सो हमने अपने एक टीम बनाई एंड हमने एक चेन बनाई जिसमें कि ऐसा था कि हमने अपने स्टोरीज़, जैसे आजकल बच्चे बहुत ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हमने एक चेन बनाई जिसमें कि हमने स्टोरीज़ अपलोड की एंड नॉमिनेट किया अपने फ्रेंड्स को कि वो एक प्लांट, एक कोई भी 1 या 2 जैसे भी उनको ठीक लगता है, वो एक प्लांट अपने घर पे प्लांट करें, वो सैपलिंग को प्लांट करें वहाँ पे। तो उन्होंने सबने प्लांट किया एंड उस चीज़ की एक स्टोरी डाली एंड अपने फ्रेंड्स को नॉमिनेट किया आगे। सो ऐसा एक चेन बना के हमने एक बहुत अच्छा एक हफ्ते का पूरे एक वीक का प्लांटेशन ड्राइव की थी। एंड देन उसके बाद हमने किया था एक प्रोजेक्ट जिसमें कि हमने फंड रेज करने के लिए, अब हमारे पास क्या होता है कि अब एक एनजीओ हमने कुछ भी काम करना है उसके लिए फंड्स तो लगते ही हैं, हर चीज़ में पैसा लगता ही है। तो हमने फंड रेज किया था जिसमें कि हमने दिवाली पे एक फंड रेज किया था इन विच वी सेल्ड दियाज
थ्री दियास का पैक था, उसको हमने सेल किया था एंड उससे हमने फंड रेज किए थे एक अपना फेस्टिवल से रिलेट करते हुए कि दिया सेल है। तो वैसा करके लोगों ने उस चीज़ को हमने कंसेप्ट समझाया, लोगों को ऑन ग्राउंड जाके, लोगों को हर जगह जाके हमारी टीम बनी थी, हर अलग अलग जगह में जाके वहाँ पे उन चीज़ को, उस चीज़ का कंसेप्ट समझाया कि हम ये फंड रेज क्यों कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। एंड अगर आप ये फंड रेज करोगे, इससे एक तो दिया वेंडर्स जो हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, उनको हेल्प होगी फर्स्ट, एंड सेकेंडली जितना भी हमारे पास फंड रेज होगा, और तब सर्दियों का टाइम स्टार्ट होने वाला था, तो हमने सोचा था जितना भी हमारे पास फंड रेज होगा उन पैसों से हम कंबल खरीद के उन लोगों को देंगे जो रोड साइड्स होते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोगों को हेल्प पहुंचती है जो अनाथ आश्रम है, लोग वहाँ पे जाके कपड़े डोनेट कर देते हैं या कहीं पे कर देते हैं, बट रोड साइड पे जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं या उनको कोई नहीं देखता, वो भीख मांगते हैं और लोग उनको मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे ऐसा कुछ करके। बट यूजुअली उन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है उन लोगों से जो अनाथ आश्रम में है या जिनकी झुग्गियाँ या जो भी है, उनके पास एक शेल्टर है बट उनके पास कोई भी शेल्टर नहीं है, वो फुटपाथ पे सोते हैं और वहीं पे खाते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो हमने उनको कंबल प्रोवाइड किए थे एंड ऐसा था कि हमने कंबल प्रोवाइड किए एंड इवन की जो लोग कपड़े होते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं वो फेंक देते हैं या कहीं भी दे देते हैं, तो हमने वो कपड़े कलेक्ट किए थे जिसमें कि हमने बहुत 1000-2000 कपड़े कलेक्ट किए थे एंड इवन की हमने मोस्ट ऑफ द एरिया जम्मू में जो है हमने कवर करने के ट्राई किया, जहाँ पे हम उनको जाके कपड़े एंड साथ में ब्लैंकेट्स देते थे, सो दैट एक सर्दियाँ जो टाइम है और उनके पास कोई स्टोरेज भी नहीं होती, उनके पास कपड़े नहीं होते इतने, तो हमने वो चीज़ की थी। तो उसके बाद एक हमारा एक और प्रोजेक्ट था, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था अन्नपूर्णा, जिसमें कि एक आइडिया आया था हमारे पास कि जैसे कि बहुत शादियाँ हो रही थी एंड ये टाइम था दिसंबर का, तो बहुत शादियाँ होती हैं, तो यूजुअली क्या होता है, हमने सोचा ये जो भी कितना खाना होता होगा उसके बाद जो रह जाता होगा उसका क्या होता होगा। तो वी ट्राई टू कंटैक्ट डिफरेंट और जगह, सो दैट वहाँ पे हमने पूछा कि उस खाने का क्या होता है रिजॉर्ट्स वगैरह में, कि उस खाने का क्या किया जाता है। उन्होंने हमें बताया गया कि वो खाना यूजुअली फेंक दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो हमने उनसे कंटैक्ट किया और उनके साथ एक टाई अप किया, जिसमें कि हमारी टीम सुबह 4:30 उठ के वो रिजॉर्ट्स में जाती थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो खाना ख़राब नहीं होता था रात में। सो हम जाते थे सुबह 4:30 बजे एंड वी यूज़ टू पिक द फूड जो भी लेफ़्ट ओवर होता था, एंड वो खाना पिक करके हम पैक करके सुबह 6 बजे से हम ड्राइव स्टार्ट कर देते हैं एंड हमारी ये ड्राइव 10 बजे तक चलती थी, जिसमें कि हमने बहुत सारे एरिया जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं एंड मंदिरों के बाहर लोग जो सोते हैं, इवन कि हम बाबे वाली माता वाली मंदिर जाते थे और वहाँ पे बहुत लोग होते थे जो भीख मांग रहे होते थे साइड पे बैठ के, हम उनको सबको खाना दे के आते थे एंड ऐसा होता था। तो ये हम खाना वहाँ पे देते थे और ऐसे रोड साइड जो सोते हैं, और इवन कि वो लोग खाने के लिए इतना तरसते हैं उस चीज़ के लिए, और जो शादियों में होता है वो खाना वेस्ट हो रहा होता है। तो हमने सोचा ये एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, जिसमें कि एक्चुअल में हमारा एक जो वो रिसोर्स है जो वेस्ट हो रही है उस चीज़ को हम उन लोगों को दें जिनको एक्चुअली खाना ढूंढने में इतनी मुश्किल होती है, वो 10-10 रुपये करके अपने दिन का एक मील खाते हैं। आपसे कहना चाहेंगे, जिस तरह आपने विस्तार से अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और एक तरह से बहुत ही जिसको आप कह सकते हो ह्यूमैनिटेरियन काम जो आप लोग कर रहे हो, तो ये एक आइडिया को एक एग्जीक्यूट करना जो होता है ना, जैसे हर किसी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई भी आप कदम उठाते हो, स्ट्रगल्स और आती हैं सामने, कितनी कठिनाई, तो आपको भी और आपकी टीम को भी ऐसी कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, और कभी ऐसा लगता भी है बंदे को यार जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है या मुझे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आजकल के टाइम में लोग जो हैं वो काफ़ी सेल्फिश होकर सोचते हैं कि यार अपने ऊपर लेके देखें कि यार हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड को बदलना और अपने साथ इतनी बड़ी टीम को लेके चलना एक कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्टली एक चीज़ ये है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वो तो आपने सुना ही होगा। तो हम स्टार्टिंग में अगर अकेले सोचें कि हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो हम सोचते ही हैं, हम करते नहीं हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। लोग सोचते रह जाते हैं हाँ करेंगे या होगा उस चीज़ का, बट वो काम नहीं हो पाता। बट एक टीम बनाना और उसके बाद हमारे पास एक टीम होना, एक टीम जब होती है साथ में तो बंदा फिर भी सोच लेता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ करके तो हम किसी भी तरीके से हेल्प कर ही लेंगे, या कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट एक मोटिव रहता है हाँ हमने करना ही करना है, चाहे हम 4 लोग जाएं चाहे हम 10 लोग जाएं, बट हम वो 10 लोग भी जाएंगे ना तो और लोग देख के उसको कहते हैं कि हाँ यार हम भी ज्वाइन कर लेंगे। बट यही एक चीज़ होती है कि एक स्टेप उठाना,
और वही मेन चीज़ तो वही रहती है कि अगर एक बंदा स्टेप उठाता है तो उसके बाद ही लोग जाके उस चीज़ को जोड़ते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं और काम करने का सोचते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, लोग यूजुअली क्या होता है कि लोग बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में कि लाइक हम एक फ्री में लोगों के लिए काम करना है, एक तो अपना टाइम देना, फर्स्टली मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने टाइम इन्वेस्ट करना इतना, एंड उसके बाद हर टाइम आना एंड ये वो, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आते हैं और जो एक्चुअली में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो एक टास्क रहा था हमारे लिए। एंड अब हमारे पास एक इतनी अच्छी टीम क्रिएट हो चुकी है जिसमें कि इतने सारे मेंबर्स एंड वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो बहुत अच्छा लगता है यार कि लोग भी एक्चुअल में काम कर रहे हैं और आ रहे हैं और मतलब सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं। आपकी टीम का क्या टारगेट है? अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या टारगेट है? किसकी जो है आप ज़्यादा मदद करें? लाइक एनिमल्स की बात करें, यूथ की बात करें, तो अब क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारा टारगेट ऐसा रहता है कि हम पहले तो देखते हैं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या कुछ कमियाँ कहाँ पे आ रही हैं, कि जहाँ पे हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं या उस चीज़ में अपना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लोगों की भी हेल्प की, जैसे सर्दियों का टाइम था तो हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ भी। ठीक है, खाने का देखा, शादियाँ बहुत हो रही थी, खाना वेस्ट हो रहा था, हमने उस चीज़ के ऊपर काम किया कि वो खाना वेस्ट ना हो और लोगों तक पहुँचे। हमने अभी एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट पॉसिबल टुगेदर, जिसमें कि हमने एनिमल्स के लिए सोचा। हम देख रहे थे कि शेल्टर वगैरह नहीं है एंड बाहर एक दिल्ली वाली साइड एक चीज़ हो चुकी है, तो हमने ट्राई किया कि हम शेल्टर बना के पब्लिकली लगा देंगे। बिकॉज क्या होता है, डॉग्स वगैरह जो छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, तो वो अपने गाड़ियों के नीचे सोते हैं या कहीं पे भी होते हैं, तो वो यूजुअली क्या होता है वो सेफ़ नहीं होता एंड इवन कि वो वहीं पे रहते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा एक हम शेल्टर बना के लगाएंगे ताकि डॉग्स वहाँ पे रह सकें। रात को ठंड होती है, बारिश हो रही है, कुछ भी होता है, वो गाड़ियों के नीचे जाते हैं, कहीं पे सोते हैं, कहीं पे सोते हैं। तो हमने एक शेल्टर लगाया हर 2-3 जगह, वहाँ पे हमने शेल्टर लगा के डॉग्स वहाँ पे सोते हैं। एंड उसके साथ साथ ही हमने एक और चीज़ सोची, डॉग कॉलर। जो डॉग कॉलर होता है जिसके ऊपर हमने वो बाय की है जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो रात को चमकते हैं, जो लाइट पड़ती है उसके ऊपर। तो हमने क्या किया, अलग अलग एरियाज़ में जाके हमने अराउंड अभी तक 200+ डॉग जो कॉलर्स हैं, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हैं, वो लगा चुके हैं डॉग्स के ऊपर, जिसमें कि वो डॉग्स के ऊपर लगाते हैं तो रात को क्या होता है, यूजुअली कोई भी डॉग होता है, अगर कोई गाड़ी स्पीड से आ रही पता नहीं चलता एकदम से कि डॉग है सामने, वो एकदम से जब हिट हो जाता है तब पता चलता है कि हाँ यार डॉग था। बट अगर हम दूर से निकल रहे हैं और वो कॉलर जब चमकता है तो एक पहले से टेंशन आ जाती है जो ड्राइवर है कि हाँ आगे कुछ है या डॉग है या कुछ भी है वहाँ पे, तो वो उस चीज़ को बच सकते हैं। मतलब जो डॉग्स की डेथ होती है या रोड पे एकदम से एक्सीडेंट होते हैं डॉग्स वगैरह के या किसी के भी, जो वो चीज़ उससे बच सकते हैं, वो जो हमने कॉलर्स लगाए हैं। तो ये हमारा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने डॉग्स के रिलेटेड भी काम किया था। एंड उससे पहले हम जो भी हमें प्रोजेक्ट दिखता है जहाँ पे कमी आ रही है हम वो ट्राई करते हैं कवर अप करने की अपनी तरफ से। जिस तरह से आपने बताया ये सब टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ये बात कही कि आजकल फेक एनजीओस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो लोग किस तरह से विश्वास करेंगे कि कौन सी सही है और कौन सी फेक है? उनको किस तरह से पता चलेगा? क्योंकि लगातार लोग जो है फेक चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो किस तरह से जो है लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो? जिस तरह तंदीप ने बोला, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से फेक एनजीओस की बात तंदीप ने कही बिल्कुल है कि लोगों को ना एक ट्रस्ट इशू बन गया हुआ है एनजीओस को लेके, यार हमारा पैसा क्या सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो आप अपने हिसाब से कैसे चाहेंगे कि लोग आपको रीच करें, क्योंकि फंड्स की जरूरत तो जैसे आपने कहा हर जगह पड़ती है इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप किस तरह से लोगों को रीच कर पा रहे हैं और आपको अभी तक कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला फेक एनजीओस बहुत होती हैं, लोगों को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लोग बहुत मुश्किल से ट्रस्ट एक गेन होता है वो चीज़। बट हमने स्टार्ट किया था तब हमें भी ये दिक्कत आई थी, जब हम फंड रेज करने के लिए ऑन ग्राउंड जाते थे तो लोगों को जब हम पूछते थे और कंसेप्ट समझाते थे कि हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, हमें इस चीज़ के लिए फंड्स चाहिए, सो यू कैन डोनेट एनीथिंग यू कैन, ठीक है, वो हम फोर्स नहीं करते थे कि आप इतना दो या इतना दो, जो भी उनका मर्जी होता था वो कर सकते थे। बट यूजुअली बहुत लोग ऐसे होते थे वो इग्नोर करके चले जाते थे, वो मतलब कहते थे कि हम आते हुए देंगे या अब भी हमारे पास नहीं है, तो वो सामने दिख जाता था कि दे आर नॉट ट्रस्टिंग अस। एंड वो ठीक भी है क्योंकि सोसाइटी में ऐसा एक इमेज बन चुकी है एनजीओ की यार कि वो दे डोंट यूज़ दैट मनी पूरा और उस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं। तो वही एक चीज़ रहती है इसमें। हमने क्या किया, हमने जब पहली बार किया थोड़ी मुश्किल आई, बट हमने एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने इंस्टाग्राम पेज भी, हमारा एक फेसबुक पेज भी है रोटराक जम्मू सिटी के नाम से, उसके ऊपर हम प्रॉपर्ली अपने सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ एंड फोटोज़ चढ़ाते हैं एंड उसमें बताते भी है कि हमने कितना अभी तक डोनेट किया है या कितनी हमने हेल्प की लोगों की और क्या की है, सो दैट पीपल हु आर गिविंग अस द मनी और हु आर ट्रस्टिंग अस कैन सी दैट वी आर वर्किंग फॉर द पीपल एंड एक्चुअली वी आर डूइंग समथिंग
फ्रॉम द मनी दे हैव गिवन टू अस और द फंड्स वी हैव क्रिएटेड। तो वो चीज़ हम दिखाते हैं एंड प्रॉपरली एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं सो दैट वो चीज़ दिखे और उनको भी लगे हाँ यार हमने किसी को ट्रस्ट किया था और वो चीज़ हो भी रही है। तो इसी के लिए अब धीरे धीरे ये कि लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में एंड उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। और यूजली जो फंड्स की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करने वाले हैं, एक कैंपेन चलाएंगे या एक हम ना इंस्टाग्राम पे हम एक लिंक चलाएंगे या फेसबुक पे भी लिंक चलाएंगे सो दैट एनीवन हु वांट टू डोनेट एनीथिंग और वांट्स टू गिव एनी फंड और हेल्प अस इन एनी वे दे कैन हेल्प अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस विच इज़ फ्रॉम द नेम रोटरैक्ट जम्मू सिटी। और जस्ट एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बड़े बताया कि बड़े ट्रांसपेरेंसी से काम चल रहा है, लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि वी आर वर्किंग फॉर द पीपल, उनमें ट्रस्ट जो है वो पैदा किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं जिस तरह आपकी मेंबरशिप भी पॉलिसी भी है और आपकी वॉलंटियरिंग भी है, तो मेंबरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह अगर किसी ने आपको ज्वाइन करना हो, जो यूथ आपको देख रहा है इस टाइम, अगर उनका मन करे आपको ज्वाइन करने का तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है पूरा? बिल्कुल। सो हमारे दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज़ द मेंबरशिप थिंग एंड द सेकेंड इज़ द वॉलंटियर थिंग। मेंबरशिप की बात की जाए, हमारा मेंबरशिप फीस है 800 रुपीज़ पर एनम जो पूरे साल का होता है एंड उसमें हम प्रोवाइड करते हैं एक टी शर्ट, एक बैज, सो दैट हम कहीं पे भी अगर जाते हैं एक टीम दिखनी चाहिए दूर से यार कि हाँ एक कोई टीम आई है या कोई एनजीओ आई है, कोई क्लब आया है, हमारी टी शर्ट होती है और बैज होती है, सो द पीपल कैन रिकॉग्नाइज अस, ठीक है, उसमें एक वो चीज़ रहेगी। बट द मेंबर्स जो होते हैं उनका एक काम होता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें उनको एक्टिवली वर्क करना पड़ता है एंड दे आर आंसरेबल टू अस इफ दे डोंट कम और दे डोंट अटेंड द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। बट फॉर द वॉलंटियर देयर इज नो एनी फीस or anything, they can just join us and the people are not answerable and like people जो भी है वो देख रहे हैं, अगर हम उसमें अपडेट करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट अपकमिंग हमारा आने वाला है, so that people who are interested can come and who are not they cannot come, मतलब वो ऐसा है, तो वो उस चीज़ का रहता है। जी और जस्ट मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आपने बताया कि आप इस तरह से ये मेंबरशिप का रिक्वायरमेंट इस तरह से होगी, अगर कोई जम्मू कश्मीर में युवा या कोई भी शख्स जो है किसी मुसीबत में होगा, वो आपको किस तरह से कांटेक्ट करेगा, किस तरह से आप उसकी मदद कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हमारा पेज है और उस पर आप एक तो बता सकते हैं और इवन कि आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 8899999191 है, सो दैट यू कैन कंटैक्ट अस एंड आई एम द प्रेसिडेंट फॉर द क्लब एंड आई कैन सी थ्रू द प्रॉब्लम जो भी हो सकती है, सो दैट उसमें अगर हम कोई भी हेल्प कर सकते हैं एज ए क्लब एंड एज ए यूथ, हम ट्राई करेंगे अपना पूरा कि हम उस चीज़ की पूरी मदद कर सकें। बिल्कुल। और जस्ट जाते जाते अपने पेज का, इंस्टाग्राम पेज का नाम भी बता दीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज का नाम है रोटरैक्ट जम्मू सिटी, ये हमारा नाम है उधर, एंड हमारा जीमेल है rotrackjammu3070@gmail.com। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब हर्षवर्धन जिस तरह से इन्होंने भी तमाम जानकारी दी और आज जिस तरह से 27 फरवरी है और वर्ल्ड एनजीओ डे है और पूरी विस्तार से इन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कुछ इनका सिस्टम रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है फेक चीज़ों में काफ़ी फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब किस तरह से लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, कहीं ना जितने भी इश्यूज़ रहते हैं उसको लेकर काफ़ी कुछ जानकारी जो दी है। उसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का। नमस्कार।